हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स की फैकल्टी। हम लोग आ गए एक और नई वीडियो लेके एक नए चैप्टर पे, जो कि हमारी क्लास 11th का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो भाई अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हुए आते हैं वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इस चैप्टर में सारी चीजें अप्लाई कर सके। राइट, हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, हमने जनरल एंट्री पढ़ा, ठीक है जी, हमने कैश बुक पढ़ी, ठीक है, हमने लेजर्स पढ़े, ठीक है, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, चलो वो तो एक अलग तरीका हो गया, ठीक है। बट अभी हम धीरे धीरे ऐसा आगे चीजें पढ़ते रहेंगे। तो सर ये सारी चीजें, एक हमारा चैप्टर होता है, नाम होता है प्रोविजंस, ठीक है जी। तो सर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, तो वो भी इसी के लिए एक तरीके से यूज होता है। सर सब कुछ बैलेंस शीट में दिखना होता है, राइट। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं जितने भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़े वो क्यों पढ़े, ताकि हम इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें अप्लाई कर सके, ठीक है जी। तो सर देखो, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर इसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। इन्हीं क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो भाई इसका नाम ही क्या है, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है सर। तो यहां पर आके अकाउंटिंग क्या हो जाती है, क्लास 11th के लिए, क्लास 11th के लिए आगे और भी चीजें पढ़नी है, राइट सर। तो चलो अब भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स, इनका मतलब क्या है। सर इनका मतलब क्या होता है कि जब हम सारी चीजें करते हुए आ गए, हमने पहले अपने बिजनेस में क्या किया, हमने पहले रिकॉर्डिंग करी, क्या करा, रिकॉर्डिंग करी सर। फिर हमने उसको समराइज किया, ठीक है, हम ट्रायल बैलेंस बनाया, हमने उसको एनालाइज करने के लिए हमने लेजर्स बना लिए, ठीक है। जब सब कुछ बन गया उसके बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आती है कि सबसे लास्ट में क्या बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब सर फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड करते हैं तीन चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट, पेनल का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एट लास्ट बैलेंस शीट, ठीक है सर। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें किसमें बनती है, फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। क्या है सर, सोल प्रोप्राइटर। तो सर बाकी सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, सर बाकी सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसी तरीके से बनती है, बस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्या होता रहता है, एड ऑन, क्या होता रहता है, एड ऑन, ठीक है सर। वो हम कब पढ़ेंगे, फिर क्लास 12th में, ठीक है जी, कब पढ़ेंगे, क्लास 12th में। चलो अब सर बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। सर ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो रिकॉर्ड करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या रिकॉर्ड करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई देखो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपने ये वर्ड सुना होगा इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ठीक है, स्टॉक मार्केट। सर एक तो होता है इन्वेस्टिंग और एक होता है ट्रेडिंग, ठीक है सर। जब हम बात करते हैं ना जैसे लोग शेयर्स की वगैरह की, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टिंग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टिंग में है कि हम पैसा आगे छोड़ देते हैं, मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए, सालों बाद उसका जी। लॉस और ट्रेडिंग का देखो भाई, ट्रेडिंग का मतलब होता है उसी दिन, उसी दिन बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, खरीदा बेचा, सेकंड के अंदर होता है, मिनटों के अंदर चेंज, ठीक है जी। मतलब क्या है सर, सिर्फ सेल एंड परचेज का काम होता है ट्रेडिंग के अंदर, कि भाई आज ही शेयर्स खरीदे, आज ही बेच दिए, आज ही खरीदे, आज ही बेच दिए। बट इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टाइम। भाई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रख दूंगा, उसे क्या कहूंगा, इन्वेस्टिंग। क्या कहूंगा, इन्वेस्टिंग। तो भाई जब ट्रेडिंग का मतलब है क्या बताया, सेल परचेज, सेल परचेज, तो भाई वही मतलब ट्रेडिंग का यहां पर। सर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बिजनेस में सामान लाओ बेचो, लाओ बेचो। अच्छा कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो तो सामान बनाओ फिर बेचो, राइट। तो सर दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जो सर मैन्युफैक्चरिंग होगी वो क्या करेंगी, पहले सामान को बनाएंगी फिर बेचेंगी। जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो क्या करेंगी, सामान लेकर आएगी फिर बेचेंगी, ठीक है। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होगी, सामान लेके आ जाएगी और बेच देगी। जैसे रिटेल शॉप्स, जैसे रिटेल शॉप्स कुछ बनाना नहीं पड़ता, ठीक है, सामान बाहर से आया और बेच दिया, जी, ठीक है। वहीं पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले सामान बनाते हैं फिर होलसेलर को बेचते हैं। बट रिटेलर क्या करता है, सीधा सामान लेता है और कस्टमर को दे देता है, राइट। तो सर अब ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि भाई सामान लाओ और बेचो। सर इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑपरेटिंग। भाई ऑपरेटिंग वर्ड जब भी आपको अकाउंट्स के अंदर दिखेगा, इसका मतलब है आपका कोर बिजनेस। मतलब क्या है सर,
कोर बिजनेस। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल सर मेरा जो काम है, मेरा काम ये है कि मैं जैसे हमारे पास चेयर्स है सर, मैं चेयर्स बनाकर बेचता हूं, चेयर्स बनाकर बेचता हूं। तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुई? चेयर बेचना, चेयर बनाना बेचना, बनाना बेचना। ये क्या है मेरे लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब भाई इसके अलावा मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, इसके अलावा मैं किसी को सर्विसेज देता हूं जहां से मुझे कमीशन आती है। ठीक है जी। तो ये सब कुछ क्या है सर? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भाई ये मेरे बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, बट नॉट अ कोर बिजनेस, नॉट अ कोर बिजनेस। सर मेरा मेन बिजनेस क्या है? चेयर बनाना बेचना। तो सर यही क्या होता है? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा बिजनेस में कहीं भी खर्चा हो, कहीं से भी पैसा आए, उसे क्या कहेंगे सर? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ये चीज क्लियर है सर? ऑपरेटिंग क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? तो सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आती है? सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है सर? ठीक है। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आती है? अदर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, मतलब नॉन ऑपरेटिंग, मतलब नॉन ऑपरेटिंग। अब से इसका मतलब क्या है वो हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअली इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तब समझ लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा बस यहां पे क्या समझना है कि सर फाइनल अकाउंट्स में तीन चीजें होती हैं, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। इतना क्लियर है? आगे चल सकते हैं। चलो सर अब हम एक छोटा सा पहले क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम चीजें करेंगे। आ जाओ जी। देखो सर ये ना एक्चुअली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार दोबारा पढ़ेंगे। रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल। भाई ये दो टर्म्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं ट्रांजैक्शन की नेचर पर, ट्रांजैक्शन के नेचर पर। अब भाई रेवेन्यू और कैपिटल में दोनों में दो चीजें होती हैं, विच इज रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस। मतलब रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, हम इनको एक साथ यहां पर समझ लेंगे। ठीक है, ताकि हम बाद में डिफरेंशिएट कर सके, बाद में डिफरेंशिएट कर सके। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि भाई डिफरेंशिएट करके बताओ कि रेवेन्यू रिसिट कौन सी है, कैपिटल रिसिट कौन सी है, रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सा और कैपिटल एक्सपेंस कौन सा। मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। ठीक है जी, ओके। तो सर देखो सर, अब कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है? भाई रेवेन्यू का मतलब होता है रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब भाई अगेन अगेन अगेन, अगेन एंड अगेन। भाई जो काम मेरे बिजनेस में रोजमर्रा की तरह चल रहा है उसे क्या कहूंगा? रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू रिसिट, जो कि रोजमर्रा कहते हैं डे टू डे लाइफ ऑफ बिजनेस, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो भी एक्सपेंसेस इनकम हो रही है, वो कौन सी है सर? रेवेन्यू। कौन सी है सर? रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब इट इज नॉन रेकरिंग, इट इज नॉन रेकरिंग, जो कि भाई कभी की बार बिजनेस में होता है। ठीक है, अच्छा चलो इसी से एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आप लोग बताओ मुझे, भाई मैंने बिल्डिंग परचेज करी है, क्या परचेज करी है सर? कौन सा इनमें से, रेवेन्यू या कैपिटल? सिर्फ इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या है सर? कैपिटल। क्यों सर आप लोगों ने कैपिटल क्यों बोला? भाई यार मेरा काम, जो मेरा हाँ राइट सर, अगर मेरा काम उस चीज का नहीं है, अगर मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं हूं, तो मैं रोज नहीं खरीदूंगा, रोज नहीं बेचूंगा। अगर मेरा बिजनेस है, मैंने अभी कहा मेरा चेयर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो भाई मैं उसमें बिल्डिंग जो है वो रोज थोड़ी खरीदने बैठूंगा। जब मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं खरीद लूंगा बिल्डिंग को, राइट। तो सर वो रोज रोज तो नहीं हो रहा, रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस तो नहीं है वो, तो इसलिए सर वो क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस, पैसा जा रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंस। सर सेकंड वाला कैरेक्टरिस्टिक देखो, इट विल नॉट अफेक्ट एनी एसेट और लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो सर रेवेन्यू नेचर का रिसीट या एक्सपेंस होगा, वो कभी भी एसेट को अफेक्ट नहीं करेगा, एसेट को अफेक्ट नहीं करेगा। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट हमेशा चेंजेस लेके आएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी में, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी में। मतलब भाई जैसे देखो एक और एग्जांपल, सर आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स, अब बताओ कैपिटल या रेवेन्यू? हमने गुड्स परचेज
रेवेन्यू होगी। बताओ जी, रेवेन्यू क्यों और कैपिटल क्यों? हमारे खेत का जैसे हमने बोला खेत का जी business है। जी। तो अगर हम रॉ मटेरियल गुड खरीद रहे हैं तो बार-बार खरीद करके कैपिटल क्यों? सर मैंने कैपिटल इससे सोचा क्योंकि मेरे को लगा कि इन्वेस्टमेंट है, हम कंपनी से गुड्स ले रहे हैं जी। कैपिटल के लिए होगा। जी, तो देखो सर, मैं बता देता हूँ सर, गुड्स को परचेज करना, गुड्स को परचेज करना ये रेगुलर बेसिस पे रहता है। तो ये क्या रहेगा हमारा, जबकि सर हमारे सेकंड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एसेट्स में चेंज आ रहा है, एसेट्स में चेंज आ रहा है। जैसे स्टॉक क्या होता है, एसेट। स्टॉक क्या होता है, एसेट। बट सर ये क्या है, रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, मेरे ऑपरेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मेरे ऑपरेशनल बिजनेस। तो वो क्या हो जाता है सर, रेवेन्यू। राइट, इसलिए हमको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखना है। ठीक है सर, जैसे मैंने अभी बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पे भी सूट होता है। सर मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली तो एसेट इफेक्ट हो गए, तो इसलिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, मैंने बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, वो क्या है, रेवेन्यू है, कैपिटल? वो भी कैपिटल होगी। कैपिटल। सर क्यों, देखो भाई, उसको बेचने से पैसा आया तो रिसिट हुई, लेकिन कौन सी रिसिट सर, कैपिटल रिसिट। क्योंकि मेरा एसेट बिक गया। मेरा काम क्या, एसेट बेचना है, मेरा काम गुड्स बेचना है। अगर मैं गुड्स बेचकर पैसा कमाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। ठीक है जी। बट मैं अगर अपना कोई एसेट बेच रहा हूं सर, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है जी। सर इस तरीके से ये हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाता है, बट ये हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया जाता। राइट, बिल्डिंग बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, ऑर्डिनरी मतलब जनरल। इसमें मैंने भी आपको ऊपर बताया ऑपरेटिंग। ठीक है, तो सर वैसे ही जनरल, सर मेरा काम बिल्डिंग बेचना नहीं है ना, दिस इज नॉट माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी कि मैं बिल्डिंग बेचता रहूंगा। राइट, इसलिए सर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, बट ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। एंड दैट लास्ट सर, इसको शो किया जाता है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में, और इसको शो किया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है जी। सर ये कहां शो होता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और वो कहां शो होता है, बैलेंस शीट। क्योंकि सर मैंने किसकी बात कही थी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वो कहां पे आती है, बैलेंस शीट में। सर यहां मैं बात कर रहा हूं परचेज, सेल, एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस कहां आते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया किसके बारे में, रेवेन्यू एंड कैपिटल। चाहे वो रिसिट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो। ठीक है जी, रिसिट हो या फिर एक्सपेंडिचर हो। आपके बुक्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे रिसिट और एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करने के, तो वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। कोई डाउट आया तो मुझे बता देना। राइट, चलो जी नेक्स्ट वाला टॉपिक पे आते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है सर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। भाई मैंने बताया कि हमारे फाइनल अकाउंट्स में 3 तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। भाई उसमें सबसे पहला अकाउंट कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ऑर्डर में ही मैंने आपको बताया है। सबसे पहला कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, क्योंकि सर ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट होता है, निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को डाला जाता है पीएनएल के अंदर, निकलता है नेट प्रॉफिट, और फिर नेट प्रॉफिट को डालते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ताकि हमें बैलेंस शीट क्या हो जाए, टैली हो जाए। बैलेंस शीट क्या हो जाए, टैली हो जाए। तो सर ये एक प्रोसेस है। ठीक है सर, ये एक प्रोसेस है। यहां से सर हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को यहां भेजा जाता है, और वो यहां आके क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट। क्या बन जाता है सर, नेट प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स। और उसके बाद नेट प्रॉफिट चल जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है सर, कहां पर चल जाता है सर, वो कैपिटल में ऐड ऑन हो जाता है। कहां पर ऐड ऑन होता है, कैपिटल में ऐड। राइट, तो सर इस तरीके का प्रोसेस चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, जाता है पीएनएल में, बन जाता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में, किसमें ऐड ऑन हो जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर ऐड ऑन होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, अब से हम जब आगे करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला प्रोसेस है। अच्छा सर देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, इट वॉज मेड फॉर असरटेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट। असरटेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट मतलब भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए सर क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। इतना क्लियर है सर कि सर ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सर ट्रेड अकाउंट इंक्लूड किस किस चीज को करता है? ये इंक्लूड करता है आइटम्स रिलेटेड टू परचेज सेल्स ऑफ द बिजनेस स्टॉक, परचेज सेल्स ऑफ द बिजनेस स्टॉक, बिजनेस स्टॉक। ठीक है सर। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है, मैंने आप लोगों को कहा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स आइटम्स रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ बिजनेस स्टॉक, बिजनेस स्टॉक। इसका मतलब सर अगर मैं बिजनेस के स्टॉक के अलावा कुछ बेचता हूं, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, या फिर कोई कैपिटल एसेट, तो सर इसका मतलब वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता। साफ सीधी सी बात है। क्वेश्चन इज कि सर आपने हमें कहा दो एंटिटीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, राइट। तो मुझे बताओ कि सर अगर मेरी एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, अगर मेरी एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है जी, तो सर अब मुझे बताओ अगर मेरी एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है सर, वो बनाती है सामान, सर सामान बनाने के वो तो रॉ मटेरियल परचेज करती होगी। क्या परचेज करती होगी? रॉ मटेरियल। तो सर क्या वो रॉ मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा? अब सर लेकिन यहां पे लाइन क्या लिखी हुई है? परचेज एंड सेल्स ऑफ बिजनेस स्टॉक, तो बिजनेस के स्टॉक के परचेज एंड सेल के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या रॉ मटेरियल परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा? बिजनेस स्टॉक ही हुआ तो आने चाहिए। वो बिजनेस का स्टॉक तो नहीं हुआ बेटा। बिजनेस स्टॉक का मतलब क्या है? जिस चीज में आप डील कर रहे हो, अगर मैं चेयर्स में डील कर रहा हूं, इसके लिए मैं अगर बाहर से प्लास्टिक लोहा खरीद के लेके आ रहा हूं, तो वो रॉ मटेरियल है। बट बिजनेस स्टॉक क्या है? चेयर, प्रॉपर बनी हुई चेयर, वो मेरा बिजनेस स्टॉक है। तो बताओ अगर मैं रॉ मटेरियल लेके आता हूं, तो क्या वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ना डालूं? नहीं डालना चाहिए, कैपिटल में होगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। सर वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है, लेकिन सर जब हम बात करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की, तो इसमें बनता है अलग तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट, एक एडिशनल अकाउंट, एक एडिशनल अकाउंट, ठीक है। जब हम वो करेंगे, अभी हमको नहीं करना, अभी इसके अगला शायद आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ठीक है। तो वहां पर हम करेंगे कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बट दो पार्ट्स में, एक ये वाला नॉर्मल और एक जिसके अंदर हम सारे रॉ मटेरियल वगैरह को ट्रीट करते हैं, ठीक है सर, समझ में आई बात? तो ट्रीट होता है यहां पर, सिर्फ इसकी डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि सर इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, ठीक है, आएगा, लेकिन उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट अलग तरीके से बनेगा और एक अलग नेचर का बनेगा, राइट। बट सर जनरली ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जो कि इंक्लूड करता है आइटम्स रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ बिजनेस स्टॉक, आइटम रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ बिजनेस स्टॉक, ठीक है जी, यही इसकी आइडियल लाइन है, ठीक है। अब से देखो इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स होते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेज एंड सेल। अब से ये नेट का क्या मतलब है अभी आगे बताता हूं, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई इन चार चीजों के अलावा, ठीक है, अब मैं चार ही कह रहा हूं, देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेज सेल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन चार चीजों के अलावा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और एक सिंगल आइटम नहीं आती, सिर्फ चार आइटम्स, सिर्फ चार आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन चार आइटम्स के अलावा पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में एक भी सिंगल नई आइटम नहीं आती। तो ट्रेडिंग अकाउंट इतना सिंपल होता है कि भाई चार आइटम देख ली, क्वेश्चन में चार आइटम ढूंढी, पुट कर दी, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने। इतना सिंपल होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, राइट। तो एक बार इसका फॉर्मेट देख ले। तो सर देखो सर, ये है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। सर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ट्रेडिंग अकाउंट की। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में एक तरीके से आपको मैं बताऊं, ट्रेडिंग अकाउंट होता है सिमिलर एज स्टॉक अकाउंट, सिमिलर एज स्टॉक अकाउंट, किसकी तरह? स्टॉक अकाउंट की तरह, ठीक है। देखो सर स्टॉक का अकाउंट का क्या मतलब है? जितना मेरे पास सामान पड़ा उसका अकाउंट, उसका अकाउंट। देखो हमने लेजर्स किया है सर, ठीक है, तो एक स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, देन कंपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। तो आओ जी,
सर यही फॉर्मेट है लेजर का, राइट। अब वो मतलब कह सके सर जेई भी आता है, ठीक है। मतलब बेसिक यही हमारा फॉर्मेट होता है लेजर बनाने का। तो बताओ जी, अगर सर मुझे लेजर बनाना है स्टॉक्स का, स्टॉक्स का क्या बनाना है सर, लेजर, तो बताओ सर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बताओ। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, भाई ऑलरेडी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो सर 2 ओपनिंग स्टॉक, 2। अच्छा बताओ सर, डेबिट से स्टार्ट कर रहा हूं, सही कर रहा हूं कि गलत, क्यों मैं इस अकाउंट को डेबिट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, रीजन क्या है इसके पीछे? भाई डेबिट से स्टार्ट क्यों हो रहा है? ये बैलेंस बीडी जो है, ये एक तरीके बैलेंस बीडी है, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस बीडी, ठीक है। तो ये 2 ओपनिंग स्टॉक लिखा है, मुझे बाय लिखना चाहिए कि 2 सही है, ठीक है। देखो मैं भी सिंप्लीफाई कर देता हूं कि सर ये जो है ना, इसको मैं ये भी कह सकता हूं 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, एक तरीके से 2 बैलेंस बीडी है ये, राइट, 2 बैलेंस बीडी। अब बताओ सर जो बैलेंस बीडी है ये 2 में आया है तो सही है या फिर क्रेडिट में आना चाहिए था, बाय में? टू में सही है, 2 में सही है, हाँ बताओ। पूछते हैं, बताओ। 2 में सही है। अब रीजन बताओ कि 2 में क्यों सही है? प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक सेकंड सर, जब मैं क्रेडिटर्स की बात करता हूं तो क्रेडिटर्स का भी स्टॉक ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्रेडिटर्स भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, तो वो क्रेडिट से क्यों स्टार्ट होते हैं? तो मतलब मेरा पूछने का मतलब है, मैंने आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाई हैं, बेसिक हमने पढ़ाया, बेसिक थोड़ा जाओ और मुझे वहां से एक अकाउंटिंग टर्म्स में एक रीजन ला के दो, अकाउंटिंग टर्म्स में, कि सर मैं इसको डेबिट क्यों कर रहा हूं, बताओ। जब हम जनरल एंट्री करते थे तो मैं आपसे रीजंस पूछता था ना कि बताओ ये डेबिट में क्यों गया, ये क्रेडिट में क्यों गया, तो हम एक अकाउंटिंग टर्म्स में रीजन बता देते, तो वो रीजन बताओ। ये स्टॉक एसेट है, ठीक है जी, और कुछ? स्टॉक पर में प्रॉफिट भी देगा, बताओ जी, आप बताओ जो आपका आंसर है। जब भी हम ओपनिंग स्टॉक को करते हैं तो हमेशा उसे तो लेजर के साथ तो हमेशा डेबिट साइड पे जाते हैं, क्यों? डेबिट साइड में सर हम उसे उसमें डालेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि वो हमेशा रहता है। मुझे बस इसका रीजन चाहिए कि सर यहाँ पे ये डेबिट में क्यों है, स्टॉक की बात हो रही है, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस भी डेबिट में क्यों है? रीजन सिंपल है भाई, उन्होंने बता दिया ऑलरेडी, रीजन सिंपल है। अरे भाई ये मेरा एसेट है ना यार, हमने क्लियर पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस है। ये एसेट और डेबिट से स्टार्ट हो गया बिकॉज का डेबिट बैलेंस है, सिंपल, कोई और रीजन ही नहीं है इसका, ठीक है जी। सर स्टॉक्स क्या होता है? एसेट, एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो सर डेबिट से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो कोई इशू ही नहीं है इस चीज में, राइट, ठीक है सर। चलो सर इसको हम बोलेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, राइट। अच्छा अब इसके अलावा मैं साथ में कुछ भी और ऐड ऑन करूंगा, यानी कुछ परचेज करूंगा, ठीक है सर, वो भी डेबिट साइड आएगा, वो भी डेबिट साइड आएगा, परचेज कर लिया सर। अच्छा अगर मैं सामान बेच दिया क्रेडिट साइड आ जाएगा, बाय सेल्स, राइट, सेल्स। अच्छा और सर इन सबके बाद जो बच गया, सबके बाद जो बच गया वो क्या कहेंगे? बैलेंस शीट या फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग, ठीक है सर। अच्छा एक और बात सर, यहां पर कोई भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे होंगे तो वो भी आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सर सामान को लाने ले जाने का खर्चा, ठीक है, ठीक है। बेसिकली समझ लो सामान को लाने ले जाने का खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंस एक्चुअली क्या होता है मैं भी आगे बताता हूं, बट डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब सामान को लाने ले जाने का खर्चा, ठीक है जी। तो वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि भाई वो हमारे स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा रहा है,
स्टॉक के वैल्यू को बढ़ा। आप चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? चार्ज करते हो ना उस एक्सपेंस को, तो वो भी मेरे स्टॉक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहां पे आना चाहिए। करेक्ट चल रहा है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब आप जरा इस फॉर्मेट को देखो और अब इस वाले फॉर्मेट को देखो, बताओ जी क्या डिफरेंस लग रहा है? एक ये है, ठीक है, और एक ये है, क्या डिफरेंस है? देखो जी, नहीं 2 बाय तो मैं लगा दूंगा, वो तो मैं लगाया नहीं, लगेगा, ठीक है। आप मुझे एक डिफरेंस बताओ। देखो ये लो, इसको आराम देखो, ये देखो मैं बताता हूँ। देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सेम है, एग्जैक्ट, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज की गलती है। क्या गलती है सर? सर उसे सेल्स नहीं, उसे ये कहते हैं, मतलब सीओजी का मतलब सर, सीओजी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब समझो एक बार, इसी लाइंस पे ध्यान दो। आपने अभी तक यहां पे सेल्स लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था सर? सेल्स। सेल्स मतलब कितने में बिका, कितने में बिका, दैट इज व्हाट? सेल्स। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका मतलब क्या होता है सर? जो सामान बिका वो कितने में पड़ा, जो सामान बिका वो कितने में पड़ा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे भाई जो सामान बेच दिया ना उसकी कॉस्ट की बात कर रहा हूं, सेल्स की बात नहीं कर रहा। जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो सर क्या क्या इसका मतलब सीपी है, कॉस्ट प्राइस, 10th क्लास 8th क्लास सीपी, ठीक है। जो सेल्स का मतलब क्या होता है? एसपी। डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट। सीपी और एसपी में डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट। सर यही इसमें डिफरेंस। जब हम बात करते हैं स्टॉक्स अकाउंट की, किसकी बात करते हैं सर? स्टॉक्स अकाउंट की। तो सर इसमें सारी चीजें कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है। किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। याद करो बेसिक क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। सर स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब एक ही होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब एक ही होता है, ये हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सर इसलिए मैंने यहां पे सेल्स की बजाय सीओजीएस लिया, सेल्स के बजाय सीओजीएस लिया। क्यों? क्योंकि सर मुझे कॉस्ट चाहिए, जो चीज सेल्स की गई उसकी कॉस्ट चाहिए। भाई अब पता है पूरे अकाउंट में क्या डिफरेंस है? भाई डिफरेंस है इस चीज का, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। अकाउंट में हर चीज है, बस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं है। और किस वजह से नहीं है सर? क्योंकि सर यहां पर सीओजीएस का यूज किया गया है और यहां पर सेल्स का यूज किया गया। सर सेल्स में से सारे ये एक्सपेंसेस माइनस होंगे तभी तो निकलेगा ग्रॉस, तभी तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आई सर बात? ये वही प्रॉफिट है जो आपको एसपी माइनस सीपी करके आज तक मिलता रहा, ठीक है सी, ये वही प्रॉफिट है, ठीक है सर। तो ये डिफरेंस है स्टॉक्स अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। सर इसमें पूरा सेल वैल्यू नहीं है जी, जैसे कॉस्ट वैल्यू है उसमें स्टॉक अकाउंट में क्या आएगा सर? सीओजीएस, ठीक है जी, सीओजीएस। हमको हमें सेल्स वैल्यू नहीं लेनी, उसकी कॉस्ट प्राइस लेनी है जब हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। क्यों? इसे स्टॉक्स हमेशा कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, हमेशा कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब सर देखो, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? सब कुछ एकदम सेम है, ठीक है, बस डिफरेंस किस चीज का था? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। सर ये निकलता कैसे है? ये निकलता है कि हमने सेल्स पर कितना कमाया, सेल्स करने पर कितना कमाया, दैट इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है सर। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गई चीजें? तो सर ये फॉर्मेट याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है सर। ओपनिंग स्टॉक आ गया, जितना परचेज किया वो आ गया, नेट परचेज। नेट का मतलब क्या है सर? परचेज रिटर्न माइनस करके, परचेज रिटर्न माइनस करके। सर आपने सामान बेचा,
ठीक है, सामान बेचा, सामान कुछ वापस आ गया, तो क्या कहोगे कि मैंने पूरे साल में जो सामान बेचा क्या वही था, सिर्फ माइनस करके लाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए सामान बेच दिया और उसमें 20,000 रुपीज का सामान आपके पास वापस आ गया, तो कितने की सेल्स हुई? 80 भाई, 80, 25 नहीं कहा, 20, ठीक है। तो कितने की सेल्स हुई पूरे साल में? 80,000। आपने 80,000 क्यों बोला सर? क्योंकि 20,000 तो वापस आ गया, इसको बेचा हुआ नहीं मान सकते। तो सर सिमिलर वेज में जब आपने सामान खरीदा, आपने खरीदा 1 लाख रुपीज के गुड्स, बट 20,000 के वापस कर दी बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, 20,000 के वापस कर दी बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, तो आप कितने की परचेज लिखोगे? 80,000। कितनी परचेज लिखोगे? 80,000। समझ में सर? तो वही है नेट परचेज नेट सेल्स, नेट परचेज नेट सेल्स। सेल्स में सेल रिटर्न माइनस, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस। तो ये किस चीज पे आते हैं? नेट पे। किस पे आते हैं? नेट पे। उसके बाद सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कैरेज इनवर्ड, पावर, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड। सर आप एक चीज नोटिस करो, मैंने हर जगह इनवर्ड लिखा हुआ है, इनवर्ड इनवर्ड। तो सर क्या ये आउटवर्ड नहीं हो सकते? और ये इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, चलो भाई को पता है कि सर इनवर्ड का मतलब आने वाला, आउटवर्ड का मतलब जाने वाला, ठीक है सर, यही इसका मतलब है। सर कैरेज इनवर्ड का मतलब जब मैं सामान खरीद के लेके आ रहा हूं तो सामान मेरे पास आ रहा है, सामान मेरे पास, देखो इस तरीके कोई बताया से इसको याद करो, सामान जब मैं खरीद रहा हूं तो गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, यानी कि इनवर्ड, यानी कि उस टाइम पे जो भी खर्चा होगा वो सारा इनवर्ड होगा। कैरेज का खर्चा तब भी इनवर्ड, फ्रेट का खर्चा तब भी इनवर्ड, क्योंकि सामान भी क्या हो रहा है? इनवर्ड। जब सामान को बेच रहा हूं, सामान मेरे पास से जा रहा है, आउटवर्ड। तो सर जब जो भी खर्चा होगा कैरेज का या फ्रेट का, उसे कहेंगे कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। तो सर ध्यान दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इनवर्ड लिखा हुआ है, आउटवर्ड नहीं लिखा, आउटवर्ड नहीं लिखा। मतलब सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जब मैं सामान खरीद के लेके आ रहा हूं, सामान खरीद के लेकर आ रहा हूं, तब मैंने गाड़ी के लिए जो भी खर्चा दिया, लाने ले जाने के लिए जो भी फीस दी, वही क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। वही क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। सर अगर मैंने कैरेज दे दिया सामान को डिलीवर करने के लिए, तो वो क्या होगा? कैरेज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आती है सर बात? क्योंकि सर देखो जनरली क्या होता है, जो इंसान सामान खरीदता है वही डिलीवरी चार्जेस देता है, सही बात है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, डिलीवरी चार्जेस आप ही पे करते हो ना, आप ही पे करते हो। तो भाई जनरली जो इंसान सामान खरीदता है वही डिलीवरी चार्जेस या कोई भी फीस पे करता है। अच्छा कभी जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करो, डिलीवरी चार्ज तो होगा, हैंडलिंग चार्ज होगा। कहीं बिल खोल के देखो नीचे क्या लिखा होगा? हैंडलिंग चार्ज, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है किसका सर? फ्रेट का। किसका एग्जांपल है सर? फ्रेट का, ठीक है, यानी कि कोई भी अदर एक्सपेंस अदर देन डिलीवरी, ठीक है जी। तो वो क्या होता है? फ्रेट, राइट। तो सर कोई भी अगर ऐसी चीज सेल्स पर होगी तो वो कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती नहीं, वो मेरा खर्चा था ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं बियर कर रहा हूं तो वो मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है डायरेक्टली, बिजनेस का खर्चा नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि सर वो मैं अपनी मर्जी से बियर कर रहा हूं, बियर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आती है सर इतनी सी बात? क्लियर है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ इनवर्ड आता है, आउटवर्ड कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता। अच्छा सर यहां पर आपको एक और चीज दिखेगी, पावर। क्या दिख रहा है सर? पावर। सर पावर का मतलब? गुड सर, पावर का मतलब? तो फिर जो हम मशीन इंसुलेशन करते हैं उनकी चार्जेस कुछ इसी में आएगा भाई वो तो एसेट में ऐड होता है ना। अगर आप एसेट लेके आ रहे हो तो पुट टू यूज तक का कॉस्ट कहां जाता है? एसेट की कॉस्ट में। तो वो तो किसी अकाउंट में आता ही नहीं है, वो तो किसी भी अकाउंट में नहीं आता। ये पुट टू यूज का सारा एक्सपेंस कहां जाता है? एसेट की कॉस्ट में, ठीक है जी। चलो तो भाई ने एक चीज बताई है कि सर पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। बट सर ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। पावर इज अ डिफरेंट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। सर पावर का मतलब फिर क्या होता है? पावर का मतलब जनरेटर। कभी देखा जनरेटर इतने बड़े बड़े, ठीक है, वो जनरेट करते हैं पावर। वो क्या जनरेट करते हैं? पावर, ठीक है। लेकिन हमारे मीटर ये क्या जनरेट करते हैं? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। तो डिफरेंस है सर। पावर का मतलब क्या है सर? एक हाई यूसेज, एक हाई यूसेज जनरली मशीनरीज को यूज करने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स को वर्क करने के लिए क्या लगता है? पावर। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगवा सकते, वहां पावर लगती है,
कोल से चलते हैं। हाँ, जो कोल से चलता है, जो वाटर से चलता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्या? पावर, राइट? वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो क्या है? पावर। तो सर एक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी और पावर के अंदर। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा इनमें से? पावर। पावर। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा फिर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है सर। अच्छा, आपको एक और चीज दिखेगी, वेजेस। सर वेजेस का मतलब बताओ जी। अब जो बंदा सामान लाएगा उसको देना पड़ेगा। नहीं, तो वेजेस का मतलब क्या हुआ? मेरी सैलरी टाइप। सैलरीज। ठीक है, तो देखो भाई, वेजेस का मतलब है दिहाड़ी। ठीक है सर, सिंपल। वेजेस का मतलब दिहाड़ी। सर दिहाड़ी किसको दी जाती है? इंप्लॉयज को कि लेबर को? लेबर को। लेबर को। किसको दी जाती है सर? सर अभी भाई ने एक और बात बोली थी सर, सैलरी। तो सर सैलरी किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज को। तो भाई लेबर यानी कि वेजेस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, बट सैलरी जो एम्प्लॉयज को दी जाती है दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर जो भी चीजें यहां नहीं आ रही वो कहां जाएंगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है सर, समझ में आती है इतनी सी बात? तो सर अब ये सब कुछ जो है ये डिसाइड किसने किया कि ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? सर ये डिसाइड किया डेफिनेशन ने। डिसाइड किसने किया? डेफिनेशन ने। डिसाइड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मीनिंग ने। ठीक है सर। तो सर क्या मीनिंग होता है डायरेक्ट एक्सपेंस का? भाई डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग और फैक्टरी। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री। भाई देखो, परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे थे वो क्या है? डायरेक्ट। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। अगर सेल्स से रिलेटेड हो तो कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। सेकंड क्या मैंने बोला? मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री, ठीक है, दोनों को और में यूज किया मैंने, ठीक है, आइदर। तो सर अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या चाहिए? हैवी लोड, मशीन्स मींस पावर। सर पावर क्या आ गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। बट इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट, क्योंकि सर वो फैक्ट्री में यूज नहीं होता, वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होता, वो ऑफिस में यूज होता है। कहां यूज होता है? ऑफिस में, सेल प्रीमिसेस में, राइट? तो वो मेरा ना फैक्ट्री एक्सपेंस है, ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, और ना ही परचेज एक्सपेंस है। ठीक है जी। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अच्छा सर वेजेस। सर इंप्लॉय आके मैन्युफैक्चरिंग करेगा कि लेबर आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी? मशीन को इंप्लॉय चलाएगा कि लेबर? लेबर। भाई आप बताओ ना मेरे को, मेरे उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एक बड़ी सी मशीन लगी है, उसके लिए क्या करूं? एमबीए वाले को हायर करूं? नहीं, मतलब लेबर ही आएंगे जो। लेबर ही आएगा, राइट? लेबर ही आके मेरी मशीन को ऑपरेट करता है। भाई देखो, लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है जिसको मैं हर दिन दिहाड़ी दूंगा, दैट इज लेबर। भाई लेबर का जनरल मतलब क्या है? जो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में काम करे, ठीक है, जो मेरा कहते हैं ना ऑन फील्ड वर्क, क्या कहते हैं सर? ऑन फील्ड वर्क, उसे कहते हैं लेबर। ठीक है सर, उसे कहते हैं लेबर, राइट? तो सर उनको जब मैं वेजेस पे करता हूं वो मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि वो किसमें हेल्प कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। सर फैक्ट्री में कौन काम करता है? लेबर की एम्प्लॉय? लेबर। तो सर फैक्ट्री में भी लेबर काम करे तो उसको क्या देते हैं? वेजेस। तो इसलिए वेजेस क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है सर। एम्प्लॉय कहां काम करते हैं? ऑफिस। एम्प्लॉय का काम करते हैं ऑफिस में, तो सर वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आई सर बात? ठीक है। अच्छा, अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वाला ही डायरेक्ट है और ऑफिस वाला इनडायरेक्ट है? भाई मैंने अभी आपको ऊपर एक चीज बताई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या इंक्लूड करता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका मतलब क्या है सर? कोर बिजनेस। क्या मतलब है? कोर बिजनेस। तो सर देखो, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे देखो सर, जो भी सामान बनाने के लिए जरूरी है, जो भी सामान बनाने के लिए जरूरी है, दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई सामान बनाने के लिए खरीदना पड़ेगा, तो खरीद के यहां पे लाने का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस। बनाना पड़ेगा तो बनाने का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो भी सामान बनाने के लिए फैक्ट्री में खर्चा होगा दैट इज सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल चीज। ठीक है। यहां मैं 2 वर्ड लिखे हैं, आपको भी 2 वर्ड याद करने हैं।
परचेज मैन्युफैक्चर, सर रॉ मटेरियल परचेज मैन्युफैक्चर। हाँ जी रॉ मटेरियल भाई, रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो रॉ मटेरियल तो एक अलग ही चीज होगी ना, ठीक है। चलो अगर आप उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते भी है तो वो भी एक सही रीजन है। भाई सामान को बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग वी नीड रॉ मटेरियल, तो वो भी क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, समझ में आई बात। चलो और ये देखो ना भाई, मैंने यहाँ परचेज लिखा हुआ है, परचेज, ये देखो, तो ये तो ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख दिया, राइट। परचेज का मतलब भी क्या है, रॉ मटेरियल। परचेज का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। ये जी, तो सर ये है मेरा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, इन सबको ट्रीट करने के बाद अगर रिजल्ट्स आते हैं क्रेडिट साइड तो वो क्या होगा, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। अगर वो आता है डेबिट साइड तो वो क्या होगा, सर ग्रॉस क्यों यूज कर रहा हूं, इट इज नॉट नेट। ग्रॉस क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट नेट। सर क्यों, अरे भाई अभी आप देखो ना यार, मैंने सेल्स में पैसा कमाया, उसमें से मेन एक्सपेंसेस माइनस करें, परचेज का खर्चा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अरे भाई बिजली का बिल, एम्प्लॉयज की सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब कुछ कौन मैनेज करेगा, वो भी तो इसमें से निकलेगा, वो भी तो इसमें से निकलेगा। तो सर वो सब कुछ आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब कुछ कहां आता है, पेल में। सर वहां पर जाकर जब ये सब कुछ माइनस हो जाएगा तब निकलता है क्या, नेट प्रॉफिट। देखो सर मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है, ग्रॉस। क्यों सर, क्योंकि यहां पे सेल्स में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज को माइनस किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज को माइनस किया गया, इसलिए यहां पे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। सर यहां पे नेट क्यों है, क्योंकि सर इसके सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, डायरेक्ट के अलावा जितने एक्सपेंस बिजनेस के अंदर होते हैं वो सारे कहां आ जाएंगे, पीएनएल में। तो सर सब कुछ जब माइनस कर देंगे तब आखिर में क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। समझ में आती है सर इतनी सी बात। ठीक है जी सर, आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, वो जो कि ये रहा और ये फॉर्मेट है। ठीक है सर, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें से मैं एक आपको बता चुका हूं, विच इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक चीज और है जिसका नाम है सर नेट परचेज। सर अभी तो मैं आपको बताया कि परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न इज नेट परचेज। ठीक है, बट एक चीज याद करो, जब सर हमने पढ़ा था जनरल एंट्रीज, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर परचेज यूज क्यों करते हैं, गुड्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, जब भी गुड्स आएंगे तो परचेजेस, गुड्स जाएंगे तो सेल्स। कहीं भी गुड्स का नाम नहीं लिखते, बट एक्सेप्शंस थी कि सर अगर गुड्स गए इन केस ऑफ ड्राइंग, गुड्स गए इन केस ऑफ सैंपल, गुड्स गए इन केस ऑफ चैरिटी, गुड्स चले गए इन केस ऑफ लॉस, तो वहां पर कभी भी सेल्स नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखते हैं, परचेजेस। क्या लिखते हैं सर, परचेजेस। सर जनरल एंट्री देखो, अगर ड्राइंग के केस में जनरल एंट्री की जाए तो जनरल एंट्री क्या होती है जी, ड्राइंग डेबिटेड टू परचेजेस। सर अगर चैरिटी के केस में की जाए तो चैरिटी टू चैरिटी टू परचेज। तो देखो हर किसी की परचेज क्या हो रहा है, क्रेडिट, यानी कम हो रहा है। क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है। तो सर जब हमको नेट परचेज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, सारे परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न विच इज ऑब्वियस, और ड्राइंग में जो भी गुड्स चले गए, सैंपल में जो भी चले गए, और चैरिटी में जो भी चले गए। अच्छा इसके अलावा अगर फायर में गुड्स चले गए तो वो भी यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जितने गुड्स खरीदे उसके बाद जितने भी चले गए, जितने भी चले गए वो सब कहां आ जाएंगे सर, नेट परचेज की कैलकुलेशन माइनस करने के लिए। ठीक है सर, एक चीज ऐड भी होती है जिसका नाम क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। तो भाई ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, बताओ जी भाई। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, रास्ते में। भाई आपने गुड्स मंगाए, आपके ऑफिस तक अभी तक नहीं आए, बट गुड्स रास्ते में है, तो क्या वो परचेजेस का पार्ट नहीं है, भाई खर्चा तो किया गया। ठीक है यार, 29 तारीख को ऑर्डर दिया, गुड्स 1 तारीख को आने वाले थे, तो क्या 31 तारीख को उनको गुड्स ना मानूं, क्या 31 तारीख को उनको अपना परचेज ना मानूं, सर मानूंगा ना, बट गुड्स अभी तक फिजिकली मेरे ऑफिस में नहीं आए, फिजिकली मेरे ब्रांच पे नहीं आए,
सर क्या वो गुड्स नहीं है, क्या वो परचेज नहीं है, लेकिन सर उसको अलग से दिखाना पड़ता है, तो इसलिए हम कैलकुलेशन में जब भी हम नेट परचेज लिखते हैं तो उसके इस प्रेजेंटेशन में अलग से ऐड करके दिखाते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, कि भाई गुड्स तो है बट अभी ट्रांजिट में, मेरे हाथ में नहीं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं, क्रेडिट भाई मैं पैसे दे चुका हूं बट गुड्स अभी तक पहुंचे नहीं ना। मैंने साहब क्या बताया भाई 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो ट्रेड अकाउंट बनाना जरूरी है। मैंने ऑर्डर दिया था 30 मार्च को, गुड्स आएंगे 1 अप्रैल को, तो भाई जो 31 मार्च बीच में आ गई इसका मैं क्या करूं? क्या उस दिन ये बोल दूं कि 50 आए गुड्स अभी तक ट्रांजिट में हो, मेरे गुड्स ही नहीं है? भाई परचेज किया, कैश गया हुआ है, कैश गया हुआ है, चलो क्रेडिटर भी गया, अगर क्रेडिट पे भी किया है तो सर क्रेडिटर दिख रहा है, क्रेडिट पे किया है तो क्रेडिटर दिख रहा है, तो सर अगर मैंने उसको अपना गुड्स नहीं माना, उसको अभी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया, तो डबल इफेक्ट नहीं आएगा, डबल इफेक्ट नहीं आएगा। आपने कैश माइनस कर दिया, ये भी क्रेडिट मतलब क्रेडिटर इंक्रीज कर दिया बट गुड्स रिकॉर्ड ही नहीं करे, गुड्स रिकॉर्ड करे ही नहीं, तो सर गुड्स रिकॉर्ड करना जरूरी है डबल इफेक्ट के लिए, बट उसको दिखाना भी जरूरी है कि अभी तक गुड्स मेरे हाथ में नहीं आए हैं, गुड्स कहां पर है? ट्रांजिट में। गुड्स कहां पर है? ट्रांजिट। समझ में आई सर? ठीक है, तो ये हो गया नेट परचेजेस, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेदर देन दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कुछ थ्योरी, एंड दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। क्लियर है सर आज के टॉपिक्स? ठीक है, अब भाई इसके बाद आपके मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के बेस है, सबसे बेसिक इलस्ट्रेशन है, उसको आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आएंगे। ठीक है सर, फॉर्मेट आपके सामने है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जी आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।